हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब यानी को सब पता चल जाता है और वो अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और ख़ुद पे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करती है कि उसी की वजह से ये सब हुआ और विंग के साथ इतना कुछ हुआ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैन क्लैन का दिखाया जाता है जहाँ पूरा काफिला लैन क्लैन पहुँच गया होता है। जैसे ही काफिला रुकता है, सबसे पहले राजमाता वहाँ उतरती हैं और उनके उतरते ही सारे सैनिक अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उनको बो करते हुए कहते हैं, राजमाता का महल में स्वागत है। फिर राजमाता उन्हें खड़े होने का आदेश देती हैं और अपनी दो खास सेविकाओं से कहती हैं कि विंग को उसके कमरे में ले जाया जाए और बताया जाए कि उसका कौन सा कमरा है। ये कह के राजमाता चली जाती हैं और फिर विंग निकलता है। जैसे विंग निकलता है तो वो पूरे महल को गौर से देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा, दिखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत। हर तरफ से पंछियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, झरने की बहने की आवाज़ें आ रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पर बहुत ज़्यादा शांति, इतनी शांति कि अगर यहाँ कोई पेंसिल भी गिरे ना तो भी पता चल जाए। यही बात विंग को अजीब लग रही थी। इतना बड़ा महल, इतने सारे लोग, पर एक तिनके की भी आवाज़ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि युनमक में तो कभी ऐसा नहीं था। युनमक की ज़िंदगी वो जी चुका है। उसे पता है कि युनमक में लोग कैसे रहते हैं, जिंदा दिल, खुश, चहकते महकते, हर कोई ऐसी तरह रहता है। युनमक में शांति नहीं होती, सिर्फ लोगों की बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है। और यहाँ तो दिन के समय भी ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरी रात हो, पर विंग उन सब चीज़ों को बाहर नहीं आने देता और अपने रिएक्शन को छुपा के ही रखता है। वो महल को अच्छी तरह देख ही रहा होता है कि तभी वो सेविका कहती है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। तब विंग उनके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर में वह अपने कमरे के पास पहुँच जाता है। उसके कमरे को खोला जाता है। कमरा ना ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा था और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। विंग इस बात से काफ़ी खुश था कि चलो उसे कमरा तो अच्छा मिला, इसलिए उसने कमरे को लेकर एक भी शिकायत नहीं की। वह सेविका कहती है कि आपके लिए ये दोनों नौकर तैयार किए गए हैं, यही आपके दिन भर के काम में आपकी मदद करेंगे। जो भी सहायता की जरूरत हो आप इनसे कह सकते हैं। ये कह के वह सेविका वहाँ से चली जाती है और वे दोनों विंग को बो करते हैं। उन दोनों के बो करने के बाद विंग कहता है, तुम्हारा नाम बताओ एक एक करके। तब वह दोनों अपना नाम बताते हैं। तब विंग कहता है, अच्छा नाम है तुम्हारा, मेरा नाम विंग, पूरा नाम विभूषण, दोस्त बनोगे? तब वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर हैरान एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, हमारे दोस्त। तब विंग कहता है, दोस्त बनोगे क्या? देखो मैं इस महल में नया हूँ, किसी को नहीं जानता, किसी को कभी देखा नहीं है, कभी किसी से मिला भी नहीं हूँ। अपने घर से इतनी दूर एक अनजानी जगह पे मैं आया हूँ, अनजाने लोगों के बीच, मुझे किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं, तो मुझे सब चीज़ तुम्हारी मदद से करनी होगी ना कि मुझे कैसे करना है। मुझे तुम्हारी मदद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत, और दोस्तों की भी, तो दोस्त बन जाओ ना, मुझे दोस्तों की ज़रूरत है। बनोगे? मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, वादा करता हूँ धोखा नहीं दूंगा। ये कह के विंग स्माइल करता है और वह दोनों भी स्माइल करके हाथ मिलाते हैं और विंग भी खुश हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वेंचिंग को दिखाया जाता है, जिसका रूम महल के सबसे बड़े कमरों में से एक था। इतना आलीशान और भव्य कमरा कि उसे देखो तो देखते रह जाओ। इतने महंगा सामान कि पूरे लैंड क्लैन में उससे महंगा सामान कहीं नहीं होगा। वेंचिंग को जो चाहिए होता था लैंजन उसे ला देता था। उसे दूसरी बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसकी हर इच्छाओं को सराखों पर जाता था, उसकी हर बात को माना जाता था। इसलिए वेंचिंग को कोई भी नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो वेंचिंग के करीब है वही है जो लैंजन के करीब रह सकता है। इसलिए सब उसकी बात को सराखों पर रखते थे। उसके लिए सबसे ज़्यादा नौकर, सबसे ज़्यादा सैनिक थे। उसका कमरा सबसे बड़ा था और ज़रूरत की हर चीज़, ज़रूरत की तो छोड़ो, जो चीज़ वो सोचती वो कमरे में थी उसके। इसलिए कभी भी उसे इस चीज़ का वो नहीं हुआ कि ये चीज़ उसके पास नहीं थी या इसे दोबारा मंगानी पड़ेगी। इससे पहले तो उसके पास वो होती थी। आखिर हो क्यों ना, लैंजन की पहली पत्नी और रानी है वो, लैंजन की बचपन की दोस्त है वो। 3 रिश्ते एक ही शख्स से जुड़े थे। लैंजन के सबसे करीब भी थी, इसलिए उसका ख्याल भी सबको सबसे ज़्यादा रखना पड़ता था, क्योंकि वेंचिंग को खुश करना भी सबसे आसान था और नाराज़ करना भी। एक बार अगर वो नाराज़ हो जाए तो उसके गुस्से को सिवाय लैंजन के कोई और शांत नहीं कर सकता। उसका गुस्सा सबसे ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक था। उसका गुस्सा अगर एक बार आ जाए तो शांत नहीं होता था, पर एक बार अगर वो किसी से खुश हो जाए तो उसे उस सोने से लाद देती थी।
इसलिए हर नौकर हर उसका लॉयल रहना चाहता था, क्योंकि उसे पता था गद्दारी की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। इसलिए वफादार रहो। इस तरफ वेंचिंग को अच्छे से सजाया जा रहा था। ना जाने कितने नौकर लाइन में खड़े थे सामान लेकर, और ना जाने कितने नौकर उसे सजा रहे थे। वेंचिंग बस बैठी हुई थी और उसे सजाया जा रहा था। वो बार बार अपने आप को आईने में देख रही थी और किसी चीज़ को हाँ तो किसी चीज़ को मना कर रही थी। नायाब गहने, नायाब कपड़े कतार में खड़े थे। वेंचिंग जो गहना एक बार पहन लेती उसे दोबारा नहीं पहनती, कपड़ा वो एक बार पहन लेती उसे दोबारा नहीं पहनती। इसलिए सबको चौकन्ना रहना पड़ता था कि कोई भी गहना या कपड़ा दोबारा वेंचिंग के सामने ना आ जाए, वरना उनका गुस्सा बर्दाश्त कौन करेगा। उसे नौकर तैयार कर ही रहे होते हैं, तभी वेंचिंग की एक दासी आके उसके कान में कुछ कहती है, जिससे वेंचिंग एक ईवल स्माइल करते हुए कहती है, माँ भी ना, आजकल माँ को भी क्या क्या हो गया है, किसी को भी महल में उठाकर ले आती है। जरा साफ करने की जिम्मेदारी क्या लैन क्लैन की है। हाँ चलिए, मैं कुछ नहीं कह सकती, आखिर वो मेरी भी तो माँ है। माँ के फैसले का सम्मान करती हूँ। तब वह दासी कहती है, महारानी आप उनसे मिलने नहीं जाएंगी। तब वेंचिंग कहती है, कौन, मैं मिलने जाऊँ? मैं? हाँ, उन लोगों से जिनकी मेरे आगे कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं वहाँ चली गई तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हैसियत की जगह क्या है। वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लैंजन से मिलने की कितनी भी तमन्ना रख लें, पर वो उसे देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लैंजन के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो बाकियों से मिले। बस वो निकालता है वो मेरे लिए, उसका वक्त सिर्फ मेरे लिए है और सिर्फ मेरे लिए ही रहेगा। उसकी पसंद मैं हूँ, उसकी पहली पसंद मैं हूँ और मैं ही रहूँगी, कि दूसरी पसंद कोई और नहीं बन सकता, क्योंकि मैं बनने ही नहीं दूँगी। तुम जा सकती हो, जाओ। ये कह के वेंचिंग उठती है और अपने आप को आईने में देखने लगती है। तभी एक वॉइस सुनाई देती है, सुंदर लग रही हो। वेंचिंग पलटती है और कहती है, वो तो मैं हूँ ही, पर आज क्या चमत्कार हुआ, महाराज को फुर्सत मिल गई 3 दिन बाद मुझसे मिलने आने की। तब लैंजन कहता है, ऐसी बात नहीं है वेंचिंग, बिल्कुल नहीं, मैं बस थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था काम में। सैनिकों से मिलना था, वो युद्ध जीत के आए हैं तो उनका मनोबल बढ़ाना था। राज्य के थोड़े बहुत काम थे, मंत्रियों के साथ बैठक थी, इस वजह से तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तब वेंचिंग कहती है, हाँ जानती हूँ मैं बहाने आपके, महाराज बस करें। पर चलिए, आप मिलने तो आए, हमें तो डर लग गया था कि आपको कोई और तो नहीं आ गई। तब लैंजन कहता है, क्या बात कर रही हो तुमसे कितनी बार मैंने कहा है ये सब मत कहा करो, ठीक है ना। इसके लिए समय होना चाहिए और दिल होना चाहिए। मेरे पास सिर्फ दिमाग है वेंचिंग, ये सब फीलिंग्स मुझे फील ही नहीं होती, तुम जानती हो। तब वेंचिंग मन में कहती है, क्योंकि ये सब फीलिंग सिर्फ आपको मेरे लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। ये भावना मैं किसी और के लिए आपके मन में पैदा ही नहीं होने दूँ कि आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ वेंचिंग के। पर वेंचिंग ऐसा कुछ कहती नहीं है और एक सॉफ्ट स्माइल रखकर कहती है, बस करें, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। शुक्र माने कि आप आए, चलिए थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए। तब लैंजन कहता है, हाँ बेशक, तुम्हारे हाथ की चाय से कभी इनकार किया है मैंने, बैठ के पीते हैं। ये कह के वह दोनों चाय पीने चले जाते हैं और बाकी सेवक भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है, जहाँ विंग कहता है, ये महल इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं यहाँ, फिर भी यहाँ कोई बात क्यों नहीं करता, हाँ गूंगे हैं यहाँ। तब वह लड़की कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं, किसी के सामने ऐसे बोल मत दीजिएगा। यहाँ जितने लोग हैं ऊंचे घराने से हैं, ऊंचे ऊंचे। यहाँ की एक एक कॉन्क्यूबाइन भी अच्छे परिवार से आती है, सेनापति, मंत्री, राजमंत्री, बड़े बड़े खानदान से, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोल सकते। और रही चुप रहने की बात, तो ये महल का नियम है, ज़्यादा तेज बोल नहीं सकते, ज़्यादा तेज चल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, पटाखे नहीं फोड़ सकते, जानवर नहीं पाल सकते। तब विंग कहता है, बस कर दो, इतने नियम, मुझे पूरा बताओ, इधर एटलीस्ट कितने टोटल नियम है। तब वह लड़की कहती है, ज़्यादा नहीं है, 3000 नियम है। तब विंग कहता है, 3000 नियम, इस जगह को महल क्यों कहते हैं, जेल बोल दो, जेल। 1000 नियम तो जेल में भी नहीं होते, इतने नियम होते हैं क्या कहीं। मैं एक सजेशन दूं तुम्हारे राजा को, जाके कहना कि लोगों को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें महल में रख ले, अपने आप भीख मांगेंगे वो मौत की। 3000 नियम, 3000, मैं तो गिनते गिनते थक जाऊंगा। रिलैक्स विंग, रिलैक्स, हम गुस्सा नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये लोग बोलते भी नहीं है, अब मैं इससे बातें करूँ, दीवारों से। चैन सही कहता था,
मुझे अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए, पर ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं आती। क्या करूँ मैं इसका? मुझे तो चुप रहना भी नहीं आता। ऊपर वाला बचाए मुझे। तब वह लड़की कहती है, आप किताब क्यों नहीं पढ़ लेते? वो अच्छा रहेगा टाइम बिताने के लिए। तब विंग कहता है, कौन किताब पढ़े? मैं? मुझे किताब देखते ही नींद आने लगती है, सो जाता हूँ मैं। मुझे मार मार के पढ़ाया मैडम यू ने, मार मार के। किताब पढ़ूं? इस महल में सभी करने के लिए कुछ नहीं है। तब वह लड़की कहती है, सच कहूँ तो है तो कुछ नहीं करने, आपको कमरे में ही रहना पड़ेगा। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता, मुझसे हो जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ, कमरे में ही तो रहना है, वो भी चुप, बिना बोले, पूरा दिन। ये मैं कर लूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। मैं नहीं कर सकता। तब वह दूसरी लड़की कहती है, इन्हें क्या हुआ है? तब वह लड़की कहती है, महल में नए तो ऐसा इसलिए। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है, जहाँ विंग ने किसी न किसी तरह करके अपना पूरा दिन तो बिता लिया होता है, पर अब उसके लिए रात इतनी लंबी लग रही थी मानो कि बीत ही ना रही हो। एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर लग रहा था। खाने के नाम पे उसे फीका और सादा खाना मिला था और पूरा दिन वो कमरे में था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अचानक से जगह बदलना, लोग बदलना, व्यवहार, यहाँ तक कि खाना तक बदल जाना विंग के सब चीज़ परेशान कर रहा था। पर वो ये किसी से कह नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए वो बस खुद को बोल रहा था कि वो क्या सकता है अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए। ये सोचता हुआ विंग खिड़की से बाहर जाता है और चांद को देखने लगता है। तभी उसकी निगाह पतंग पर जाती है और वो कहता है, पतंग? हाथ में कौन पतंग पा है? ये कह के विंग खिड़की से कूद जाता है और पतंग का पीछा करने लगता है और धीरे से कहता है, अरे रुक जा, मेरे हाथ में ऊंची उड़ेगी और बस पकड़ लिया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग पतंग का पीछा करते करते काफी दूर तक आ गया होता है और फाइनली वो पतंग एक पेड़ पे जाके फंस जाती है, जिसे देखकर विंग कहता है, शैतान करेगी, इतनी दूर ले आई है ये मुझे, पर चलो अब ये अड़ गई, अब कहाँ जाएगी, अब तो मैं तुझे पकड़ ही लूंगा। वी उशिन के हाथ से कोई नहीं बच सकता, अभी पकड़ता हूँ तुझे। ये कह के विंग पहले वॉल टापता है और फिर पेड़ पे चढ़ता है और पतंग पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे वह पतंग पकड़ने वाला होता है तभी उसका पैर डिसबैलेंस होता है, वो अचानक से पानी में गिरता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे वह आंखें खोलता है तो सामने जो नज़ारा था वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके सामने कोई इंसान खड़ा था जो कि कंटिन्यूसली उसे ही देख रहा था और एक भी शब्द नहीं कह रहा था। तब विंग कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, देखो मुझे नहीं पता था यहाँ कोई नहा रहा होगा, मैं बस पतंग लेने आया था और पतंग लेकर जा रहा हूँ, बाय। तो ये कह के विंग जाने लगता है तो वो शख्स विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कौन हो तुम बदतमीज इंसान, कहाँ कब जाना है तुम्हें पता नहीं है? तो विंग कहता है, ओ एक्सक्यूज मी, हाथ छोड़ो मेरा, देखो तुम्हें कह चुका ना गलती हो गई मुझसे, तो गलती बोल रहा हूँ, मान रहा हूँ, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते उसे? एक बंदा प्यार से माफी मांग रहा है तो एक्सेप्ट कर लो ना उसे, बात को जाने दो, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है? तब वह शख्स कहता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गलती करके इतना एटीट्यूड। तब विंग कहता है, ओह ये एटीट्यूड ना मुझ में बचपन से। दूसरी बात, देखो मैं कह चुका हूँ, मैं यहाँ जानबूझ के नहीं आया, मतलब जानबूझ के नहीं आया, मैं जा रहा हूँ, है ना? अगली बार से नहीं मिलेंगे ना हम दोनों वैसे भी एक दूसरे को जानते तो है नहीं, तो भूल जाते हैं बात को, खत्म। तब वह शख्स कहता है, शर्म है तुम्हें थोड़ी, एक अल्फा यहाँ नहा रहा है और एक ओमेगा होकर इस तरह बदतमीजी कर रहे हो। तब विंग कहता है, क्यों? अगर मैं एक अल्फा होता और तुम्हें ओमेगा तो बदतमीजी करने का हक मिल जाता मुझे? कोई लॉजिक तो है नहीं देखो इस बात के अंदर, और वैसे भी गलती तुम्हारी है मेरी। तब वह शख्स कहता है, गलती मेरी है? और वो क्या गलती है? तब विंग कहता है, इतने बजे रात में कौन नहाता है? कोई नहीं नहाता, कोई भी नहीं नहाता इस पूरी दुनिया में रात के इतने बजे, इतने ठंडे पानी में, इतनी ठंडी जगह पे कोई नहीं नहा सकता, तो सिर्फ एक पागल शख्स जो तुम हो। गलती है, तुम पागलों की तरह रात में ठंडे पानी में नहा रहे हो, पे निकाल रहे हो, ठीक है जाने। तब वह शख्स कहता है, बिल्कुल नहीं, गलती मानो अपनी। ये कह के वह अपनी तलवार निकाल लेता है। विंग भी साथ में पड़ी एक तलवार को उठा लेता है और उसे फाइट करने लगता है। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइटिंग होती है, पर विंग को पता था कि जो सामने उसका शख्स खड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे हराना में उसे डिफ़िकल्टी हो रही है। विंग ये जानता था वो उसे हरा देगा, पर उसके पास इतना वक्त नहीं था कि उससे इतनी फुर्सत में लड़ सके, और इतनी देर में कोई आ गया या सैनिकों को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। इसलिए विंग ने अपनी खुफिया टेक्निक अपनाई। लो सेनापति आ गए, सही है कोई तो आया,
जैसे ही वह शख्स सेनापति का नाम सुनता है वह पलटता है। जैसे ही वह पलटता है तो विंग उसकी गर्दन के एक पॉइंट पे हल्का सा हिट करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। विंग उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसे बड़े प्यार से लिटा देता है और कहता है, सच कहूँ तो मैं तुमसे लड़ना चाहता था, फाइट करना चाहता था। काफ़ी अच्छी फाइटर हो तुम, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गया या मैं कमज़ोर में गया हूँ। अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर लड़ेंगे, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इससे पहले मुझे कोई दिखे, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। ये कह के विंग पतंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, देखो जिसके पीछे इतना बवाल हुआ वही टूट गई। चलिए टीवी पतंग को लेके ही चलते। कह के विंग दोबारा बॉल टापता है और भागता हुआ वापस अपने कमरे में आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन बेहोश होता है अपने बिस्तर पे और वेंचिंग उसके बगल में बैठी होती है। जैसे ही लैंजन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, वेंचिंग एकदम से सवालों की बौछार कर देती है। तब लैंजन उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। और मैंने कहा ना, मेरा ही पैर फिसल गया था और मैं गलती से बेहोश हो गया। इन सैनिकों की कोई गलती नहीं और मैं अंदर अकेला था। ये बाहर खड़े थे, इन बेचारों को क्या पता। पे गुस्सा करना बंद कर दो, ठीक है ना वेंचिंग? तुम्हारा गुस्सा अच्छा नहीं है, ना खुद के लिए और ना ही दूसरों के लिए। इतना गुस्सा मत करा करो, शांत हो जाओ। ये कह के लैंजन वेंचिंग को गले लगाता है और वेंचिंग भी लैंजन को हक बैक करती है। और लैंजन मन में सोच रहा होता है, कौन था वो शख्स जिसने मुझे बेहोश कर दी? मैं जिसने आज तक इतनी सारी जंगें जीती, जो घायल होने के बाद भी तलवार नहीं छोड़ता, उसे एक बार में बेहोश कर दिया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पता लगा के रहूँ, जान के रहूँगा मैं तुम्हारे बारे में। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ और आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।